और देश प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अच्छी खबर के साथ। खवातीन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में 2/3 अक्सरी से पास हो गया। इसके साथ ही खवातीन को 33% रिजर्वेशन मिलने की राह पूरे तौर पर हमवार हो गई है। बिल के हक में 454 वोट पड़े। बिल के बाद अब खवातीन रिजर्वेशन बिल का क्रेडिट लेने के लिए पार्टी और अपोजिशन के दरमियान होड़ सी लग गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस ही थी सबसे पहले खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया गया। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील राजीव गांधी जी का ख्वाब सिर्फ आधा पूरा हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर हमला करते हुए कहा कि हमें खवातीन की फिक्र है, अपोजिशन बिल से परेशान है। मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए लोकसभा में जेडीयू के रुकन राजीव रंजन सिंह ने कहा कि लोग खवातीन की ताकत की पूजा करने की बात करते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा मोदी सरकार में 29 गुजरा ओबीसी है और बीजेपी ने ही देश को एक ओबीसी इजाजत दिया। उसने परिवार चलाया। अधिनियम कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। मान्यवर, ये विधेयक 5 बार आया, 4 बार आया, 4 बार पारित नहीं हो पाया। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब एकत्रित होकर ये नई शुरुआत को आज सर्वानुमत से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का। परंतु कई सारे सवाल उठाए गए, हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए कि भाई तुरंत अमल में क्यों नहीं लाते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और 2026 क्यों। मैं सारी चीजों का एक एक कर जवाब देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 330 में है और ये इसी तरह से विधानसभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 332 में है। ये दोनों रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति को लागू होती है, दोनों को लागू होती है। मान्यवर, अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं मान्यवर। अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? अब इसके बाद जो सरकारें आई है, बाबा साहब के इस चेतावनी को भी ध्यान में ज्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजिक आर्थिक समानता लाने की, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट, एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट, एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। आज यदि सारे पुरुष यहाँ मौजूद हैं, उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द। बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार ने खवातीन के रिजर्वेशन बिल के हवाले से कहा कि मरकजी हुकूमत आज इस तरह सोच रही है। बिहार में खवातीन के रिजर्वेशन को लेकर पहले ही काफी काम हुआ है। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है। ये लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था
एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है। वो तो भी हम ऐसे ही डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए भी। अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, और पुलिस में भी किया 35%, और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है, तो ये सब हम लोग किए। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को पूर्व 11 परिवार, सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया अपने नाम, भारत का बढ़ाया बांध। लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 देशों की सुंदरियों के बीच स्पेशल प्राइज मिस डैशट इन वोटिंग से सम्मानित। सिरमौर के गिरेपार इलाके में ऋषि पंचमी पर्व की धूम, दहकते अंगारों से निकले महासु भक्त, क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए की कामना। बिहार में सीवान के पिपरहिया नहर के पास अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, युवक के पास से 80,000 रुपए लेकर भागे अपराधी। वैशाली के नगवा गांव में शराब कारोबारी को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर भीड़ ने किया हमला, गिरफ्तार शराब तस्कर को भी भीड़ ने छुड़ा लिया। शेखपुरा पुलिस ने लोदीपुर गांव से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, एटीएम और एक स्कॉर्पियो बरामद। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की रणनीति, आज सुबह 10 बजे के बाद ही संसद में विपक्षी दलों की बैठक होनी थी। महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा इंडिया गठबंधन। पुलवामा जिले के जजीगाम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बागीचों को पहुंचाया भारी नुकसान, स्थानीय लोगों में डर का माहौल, पुलिस ने मामला कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने हालिया दिनों एलजी के दिए गए बयान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एलजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग मौजूदा निजाम से खुश हैं और वो असेंबली इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मौजूदा निजाम से खुश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने इस सिलसिले में टोल प्लाजा की मिसाल पेश की, जिसके लिए आम लोग सामने आए और जबरदस्त एहतजाज किया। अवाम ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ भी एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे साबित होता है कि आम लोग इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अवाम परेशान है। बेरोजगारी के संगीन मसले से नौजवान परेशान है। सरकारी नौकरियों में भर्ती का अमल नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से अवाम नाराज है। उमर अब्दुल्ला ने कहा सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। कोकरनाग में 7 दिन के एनकाउंटर ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। राजौरी, पुंछ और चिनाब के दीगर इलाकों में भी हालात खराब हैं। हुकूमत कश्मीरी पंडितों की जानों का तहफ्फुज करने में नाकाम रही है। वादी कश्मीर में काम करते हुए मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। लोग इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इंतखाबात में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में कोई भी सच नहीं कह रहा है। हर कोई चाहता है कि असेंबली इंतखाबात बगैर किसी ताखीर के हों और अगर असेंबली इंतखाबात पर एलजी का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं एक्टिव सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो डबल क्रॉस खेल रहे हैं। उनके दौरे इख्तिदार में भी बहुत से लोगों ने उन्हें गुमराह किया। मौजूदा निजाम के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये लोग इन दिनों सिर्फ एलजी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा आबादी में गुस्सा और नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मां सिवाय चंद बीजेपी के वर्कर
जिनके काम हो रहे होंगे, जो ट्रांसफर में अपना गुजारा कर रहे होंगे, जिनको गाड़ी बंगला, आगे एस्कॉर्ट पीछे एस्कॉर्ट, उनको तसल्ली होगी। लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो नाराज है, मायूस हैं, खफा हैं। कहते हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम बटन दिखा के साबित करेंगे कि हमारी नाराजगी का क्या है हाल है। आज 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी को अब पसंद नहीं करती। मुझे आज भी शक है कि ये पंचायत और बल्दियाती इलेक्शनों की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही ये इसको सबोटाज ना करें। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाएं पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं। 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईस्ट वेस्ट जम्मू का दौरा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली एयर फाउंडेशन डे के मौके पर मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों का इफ्तिताह किया और कहा कि भारत नई ताकत का मुजाहरा कर रहा है। वबाई मर्ज के दौरान सिर्फ ज़राअत ही लोगों को राहत की सांस देती है। माशी तरक्की में ज़राअत की तरक्की अहम है। नई तहकीक की मदद से ज़रूरी शोबे को बढ़ाने के लिए पायदार तरीके लाने के लिए ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी और इससे मुंसलिक शोबे के ताल्लुकात को मजबूत किया जाना चाहिए। हमें मसनूई जहानत की मदद से नई ताकत पैदा करनी है। आज दूध काश्तकारी का शोबा वज़ीर आज़म की मदद से वापस आ रहा है और फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर मुमकिन ताउन कर रहा है। 3 साल पहले किसानों की माहाना आमदनी कम थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और किसानों को उनकी फसलों की हकीकी कीमत मिल रही है। एलजी ने कहा अब जम्मू और कश्मीर डिवीजन के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं है। आज हम नए संकल्प के साथ किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से ये संभव हो पाया है कि हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। डाइवर्सिफिकेशन हो, एलाइड एक्टिविटीज हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, इन 3 एलिमेंट को प्रमोट करके ट्रेनिंग एक्सटेंशन और सर्विसेज का एक्सेस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, इन 4 एस्पेक्ट्स पर केंद्रित तरीके से काम करके एक मुकाम तक हम पहुंचे हैं। 3 वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे क्रेडिट फैसिलिटी, फार्म मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन के फायदे किसानों को मिले। लेकिन मैं जानता हूं अभी भी बैंकों द्वारा खासतौर से जम्मू रीजन के किसानों तक क्रेडिट बहुत नहीं पहुंच रही फाइनेंशियल। मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं, प्रशासन के स्तर पर हमारे प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार जी निरंतर बैठकें कर रहे हैं। मैं भी बहुत नजदीक से उसको मॉनिटर कर रहा हूं। देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से फाइनेंसिंग किसानों को हुई है, उतनी कम से कम फाइनेंसिंग जम्मू कश्मीर के किसानों को हो, इसकी हर कोशिश की जाए। छोटी छोटी बातों पर यहाँ के लोग बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूं कि एक ऐसा विषय है जो जम्मू रीजन के किसानों की बड़ी आबादी की तकदीर बदल सकता है। हम सबका ध्यान इस पर है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जहां भी आपको लगता है कि बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में कमी हो रही है, हमारे जो एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आप जरूर उनसे बताना। जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी उन्हें बताना। और अब तो डिजिटल गवर्नेंस में आप सीधे प्रमुख सचिव हमारे जो कृषि के हैं उनको आप बता सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की, हाई होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की चर्चा, कुछ चीजें विरासत में यहां मिलेगी। जम्मू रीजन में कानूनन
हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं हो सकता था। 4 साल पहले ये स्थिति थी। इस कानून को बदला गया। अब कोई भेद नहीं है कश्मीर में और जम्मू में। और अब बात करेंगे क्रिकेट के खुमार की। जी हां, भारत के सरजमीन पर क्रिकेट वर्ल्ड कप कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। हैदराबाद में 6 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी लाई गई। इस मौके पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनमाई और एग्जीबिशन की गई, जहां वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ यहां मौजूद बहुत से लोगों ने तस्वीर कशी की, यानी फोटोग्राफी की, तारीखी लम्हों को अपने कैमरे में कैद किया। सेल्फियां भी बेशुमार ली गईं। वाज़ेह रहे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के साथ होना है। 19 नवंबर को अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। You have to tell me they won its second World Cup. How many of you are excited to see the World Cup? Sachin Tendulkar is the first one. Okay, that's true, sir. He's a legend indeed. One of the inspiration of Virat Kohli too. So I quickly want to ask you this question: why do you? मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी और गणेश उत्सव का जुलूस एक दिन को निकलने को लेकर जहां टकराव के हालात बन रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने सूबे में अमन सुकून का माहौल बनाए रखने के लिए ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को किसी और दिन रिवायती अंदाज में निकालने पर गौर किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि इस ताल्लुक से जल्द ही जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग करके कोई राह निकाली जाएगी ताकि किसी के जज्बात को ठेस न पहुंचे और सभी लोग अपने अपने मजहबी जुलूस को मजहबी जोश व अकीदत के साथ निकाल सकें। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश मुस्लिम त्यौहार कमेटी के सेक्रेटरी अब्दुल नफीस कुछ इस अंदाज में ख्यालात का इजहार करते हैं। नबी जश्न रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी ये रिवायती जुलूस मंगलवारा चौराहे से बाद नमाज जोहर रवाना होगा और ये परंपरागत तरीके से मुख्य मार्गों से होता हुआ इमामी गेट चौराहे पर पहुंचता है। मंगलवारा से 2:30 बजे ये प्रारंभ होकर के छावनी, इतवारा, इस्लामपुरा, बुधवारा, इब्राहिमपुरा होते हुए चौक और बाजार से लोहा बाजार और लोहा बाजार से पीर गेट, इमामी गेट पे इसका समापन होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के ज़ेरे एहतमाम खुर्रम साहब जो हमारे राष्ट्रीय सदर है, उनकी क़ियादत के अंदर और सरपरस्ती विधायक आरिफ मसूद साहब की रहती है जुलूस में। जुलूस को हर साल की तरह इस साल भी जोश के और खरोश के साथ अमन अमान की दुआ के साथ मनाया जाएगा। तो देखिए विचार तो कर रहा है लेकिन कैंसिल तो नहीं होगा। उसकी तारीख आगे पीछे हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा रिवायती जुलूस है। हमें हमारे हमवतन भाइयों का भी त्यौहार उसी दिन है। गणेश चतुर्थी का उनका भी समारोह निकलता है। तो हम प्रशासन से भी इस मामले में चर्चा चल रही है, या तो एक दिन पहले कर लेंगे या एक दिन बाद का हमारा अभी इसका प्रोग्राम है, लेकिन रिवायती जुलूस निकाला जरूर जाएगा क्योंकि भोपाल एक गंगा जमनी तहजीब का शहर है और हम सब मिलकर के इन त्योहारों को मनाते हैं। हमारे इस जुलूस के अंदर भी जो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर निकलता है, इसमें भी हमारे साथ हिंदू अखाड़े शामिल रहते हैं। तो ये हमारा एक आपसी भाईचारे का पर्व है क्योंकि उनका एक उसी दिन उठना है। हम अपने जो जुलूस है उसको हम आगे कर सकते हैं एक दिन के लिए और इसके लिए हम प्रशासन से भी हमारी बातचीत। गाजियाबाद के प्राइमरी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चों के लिए बनाया गया मिड डे मील खाने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो गए। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमनगर इलाके में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है जिसमें रोजाना की तरह आज भी बच्चों को मिड डे मील बांटा गया, जिसके बाद बच्चों को दूध भी दिया गया। मिड डे मील खाने और दूध पीने के बाद अचानक वहां मौजूद तमाम बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों को उल्टी दस्त, पेट में दर्द और सिर चिकराने की शिकायतें आने लगी। प्राइमरी स्कूल में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बीमार बच्चों को नजदीकी अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। स्कूल पर
पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहां पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां अब बच्चों की हालत स्थिर है। दूसरी तरफ मिड डे मील के खाने का सैंपल भी लिया गया है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या खाया था जो दिक्कत हुई आपको? मैंने दूध पिया था। दूध पिया था? दूध कैसा था? वो खट्टा खट्टा था। खट्टा दूध था? मना नहीं किया आपने टीचर से? तो सब पी रहे थे लाइन में लगते। तो उसके बाद क्या हुआ था आपको फिर? ना पेट में एकदम ही दर्द सा होने लगा। पेट में दर्द हुआ था? अच्छा, उल्टी हुई थी? दर्द हुआ था पेट में? तो देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।